हेलो दोस्तों, आज हम माय क्रूल लव का 16वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरी तरफ सनम छत पर कपड़े सुखा रही थी। धूप काफी ज्यादा तेज थी। सारे कपड़े उसे अपने हाथों से धोने पड़े थे और अब वह उन्हें छत पर सुखा रही थी। चेहरे से वह काफी थकी हुई लग रही थी। जब वह कपड़े सुखा रही थी तो अचानक कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ते हुए महसूस हुए। सनम इस चीज से बिल्कुल अनजान थी। सनम के पीछे कोई था जो जल्दी से आकर उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है। सनम की आंखें एकदम से फट जाती हैं। कोई इंसान उसे पकड़कर दीवार से लगा लेता है। सनम बहुत ज्यादा चौंक गई थी। मानिक वहां खड़ा हुआ, चेहरे पर हवास भरी तिरछी मुस्कान के साथ उसे देखते हुए बोला, हेलो बेबी डॉल। मानिक को अचानक वहां देखकर सनम के हाथ पैर कांपने लगे। वह झटपट हटने की कोशिश करती है, लेकिन मानिक इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं था। मानिक सनम को इस तरह से रोने जैसी शक्ल बनाते और झटपटाते देख काफी मजा ले रहा था। उसने सनम से कहा, रिलैक्स, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम मुझसे नहीं बच सकती, तो फालतू की कोशिश क्यों करती हो? और तुम्हें मुझसे इतना डर क्यों लगता है? मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा मेरी जान। बस थोड़े मजे करूंगा तुम्हारे साथ। ट्रस्ट मी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वह आदमी धीरे धीरे अपने चेहरे को सनम के करीब ले आता है। सनम डर के मारे आंखें कसकर बंद कर लेती है। मानिक जैसे ही उसे किस करने वाला होता है, वैसे ही कोई उसे पकड़कर दूर धकेल देता है। मानिक एकदम से चौंक जाता है और सनम अपनी आंखें खोलती है। वह देखती है कि कल्याणी आंटी वहां खड़ी हुई थी और थोड़े गुस्से में मानिक को देख रही थी। मानिक, जो जमीन पर गिर गया था, गुस्से में नौकरानी की तरफ देखता है। खड़ा होकर वह नौकरानी से कहता है, बुढ़िया, तुम्हारी इतनी हिम्मत! हाउ डेयर यू! तुमने मुझे धक्का कैसे मारा? कल्याणी ने कहा, तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। अगर बोलने की तमीज नहीं है तो मुंह बंद रखा करो। मैंने तुम्हें कई बार सनम के साथ गलत हरकतें करते देखा है। मैं चुप हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरी बच्ची के साथ ये सब कर सकते हो। अगर आइंदा मुझे सनम के आसपास भी तुम दिखाई दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर मानिक अपनी आईब्रोज उठाकर कहता है, क्या कहा तुमने? तुम दो कौड़ी की नौकरानी इतनी कैसे बोल लेती हो, वह भी अपने मालिक के सामने? कल्याणी सनम का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे करते हुए बोली, दो कौड़ी के हम नहीं, दो कौड़ी के तो तुम लोग हो। तुम्हारे घरों में तो तुम्हारी खुद की माँ बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं होंगी। ये सुनकर मानिक को गुस्सा आने लगता है। वह अपने कदम आगे बढ़ाने ही वाला होता है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, मानिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मानिक और सब पलट कर देखते हैं तो वहां पर इलियाना खड़ी हुई थी, जो शायद फोन पर बात करते हुए वहां तक पहुंच गई थी। इलियाना को देखकर अचानक मानिक को थोड़ी नर्वसनेस होने लगती है। वह कल्याणी की तरफ देखता है, जो कड़क आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। उसके बाद अपना गला साफ करते हुए मानिक इलियाना के पास जाकर बोलता है, बेबी, तुम यहाँ पर? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे लगा तुम छत के ऊपर हो, इसलिए देखने चला आया। इलियाना ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो मेरे कमरे में ही थी।
मानिक ने जवाब दिया, वह शायद यहाँ छत से आवाज आ रही थी ना। तो मुझे लगा कि शायद तुम यहाँ पर हो। वैसे मैं तुम्हें ये बताने आया था कि मैं डैड के साथ एक बिजनेस ट्रिप के लिए यूएसए जा रहा हूँ, कुछ दिनों के लिए। ये सुनकर इलियाना ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, क्या ऐसे अचानक? मानिक ने जवाब दिया, हाँ, वह डैड के कुछ इम्पोर्टेंट काम है वहाँ पर, तो वह मुझे साथ में ले जाने के लिए बोल रहे हैं। आपको सब उनकी कंपनी को आगे मुझे ही हैंडल करना है, तो काम तो सीखना पड़ेगा ना। इलियाना ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, तुम चलो। नीचे चलते हैं। वो दोनों नीचे चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद कल्याणी सनम की तरफ देखती है, जो आंखों में आंसू लेकर चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। उसके आंसुओं को पहुंचते हुए कल्याणी उसे अपने गले लगा लेती है। वह आदमी जब छत की तरफ आ रहा था, तो कल्याणी को तभी अंदाजा हो गया था कि यह जरूर कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि सनम छत के ऊपर अकेली है। इसलिए वह तुरंत ही आ गई। पता नहीं ये गंदे लोग कब उस बेचारी सनम का पीछा छोड़ेंगे। जयप्रकाश तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि रास्ते में उसे मानिक और इलियाना मिलते हैं। मानिक जयप्रकाश से बोला, नमस्ते अंकल, कैसे हो आप? जयप्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो मानिक? मानिक ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ अंकल। जयप्रकाश ने पूछा, और आजकल क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो तुम? वो दोनों चलते हुए हाल में आ जाते हैं। इलियाना भी उनके साथ आती है और सब सोफे पर बैठ जाते हैं। मानिक ने कहा, बस डैड के बिजनेस को ज्वाइन करने का सोच रहा हूँ। उनके साथ अब बिजनेस ट्रिप्स पर भी जाने लगा हूँ। जयप्रकाश ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी जल्दी से बिजनेस का काम सीख लो। उसके बाद तुम दोनों की शादी भी तो करवानी है। ये सुनकर इलियाना अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, कम ऑन डैड, अभी हमारी शादी की कोई उम्र नहीं हुई है, सो जस्ट रिलैक्स। तभी अचानक जयप्रकाश के सेक्रेटरी की घर में एंट्री होती है। अंदर आते ही वो हॉल में जाकर प्रकाश के पास जाकर बोला, गुड मॉर्निंग सर। अचानक सेक्रेटरी को वहां पर देखकर जयप्रकाश थोड़ा हैरान होकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेक्रेटरी ने कहा, सर एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी आपको। जयप्रकाश, इलियाना और मानिक तीनों कंफ्यूज हो गए क्योंकि सेक्रेटरी काफी नर्वस लग रहा था। जयप्रकाश ने कहा, क्या बात है? सेक्रेटरी ने जवाब दिया, सर मिस्टर विराट सिंघानिया के ऑफिस से फोन आया था। वह आपसे मिलना चाहते हैं। ये शौकंद खबर सुनकर सब एक साथ सोफे से खड़े हो गए। क्या सब लोग हैरान हो जाते हैं। बेला भी तुरंत वहां पर पहुंच जाती है। उन लोगों को हैरान देखकर बेला ने कहा, क्या हुआ? सब लोग इतने हैरान क्यों नजर आ रहे हो? उसे इग्नोर करते हुए जयप्रकाश ने अपने सेक्रेटरी से एक बार फिर से कंफर्म करते हुए पूछा, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। उसने फिर से पूछते हुए कहा, क्या कहा तुमने? कौन मिलना चाहता है? सेक्रेटरी ने अगली बार भी वही जवाब दिया, सर मिस्टर विराट सिंघानिया खुद। उनके ऑफिस से फोन आया था। वह आपसे मिलना चाहते हैं। इलियाना हैरान थी। वह अपने मन में सोचने लगी, विराट सिंघानिया, क्या ये वही विराट तो नहीं? पर वह डैड से क्यों मिलना चाहता है? इतने बड़े बिजनेसमैन को भला मेरे डैड से क्या काम हो सकता है?
जयप्रकाश ने कहा, ओ माय गॉड, क्या तुम सच बोल रहे हो? सेक्रेटरी ने कहा, जी, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म कर दिया। उन्होंने कहा कि वह आधे घंटे में आपके घर आने वाले हैं, आपसे मिलने के लिए। ये सुनकर तो जयप्रकाश के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। वो एकदम से बोला, ओ माय गॉड, मिस्टर सिंघानिया हमारे घर आ रहे हैं। आधे घंटे के बाद विराट की गाड़ी चतुर्वेदी मैंशन के बाहर आकर रुकती है। वह गाड़ी का शीशा नीचे करता है और बंगले पर एक नज़र मारता है। हमेशा की तरह उसके एक्सप्रेशंस बहुत ठंडे थे। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कसे हुए थे। कुछ सेकंड चुपचाप बैठा रहने के बाद वह एक गहरी सांस लेकर अपने आप से बोलता है, ज्यादा सोचो मत, विराट। माना कि तुम नहीं जाना चाहते, मगर अकाया की जिंदगी का सवाल है। तुम्हें जाना ही होगा। तुम अपने बच्चों को नहीं खो सकते। विराट ने एक गहरी सांस ली, गाड़ी का दरवाजा खोला, अपने चश्मे और कोट को थोड़ा ठीक किया और उसके बाद बंगले के अंदर अपने कदम बढ़ाए। विराट के गार्ड तुरंत भागते हुए विराट के पीछे पीछे चलते हैं। दो गार्ड अगल बगल और विराट उनके बीच में आगे बढ़ रहा था। दरवाजे के पास जयप्रकाश पहले से ही अपनी पूरी फैमिली के साथ खड़ा हुआ था। वह काफी एक्साइटेड और नर्वस भी लग रहा था। पहली बार विराट सिंघानिया जैसा बड़ा बिजनेसमैन उनके घर आ रहा था, तो वह थोड़ा नर्वस था। दूसरी तरफ इलियाना तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रही थी। उसने एक सेक्सी ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें उसकी बॉडी हल्की सी रिवील हो रही थी, लेकिन वह बहुत हॉट लग रही थी। वह काफी एक्साइटेड थी। उसने पार्टी में एक बार विराट सिंघानिया को देखा था और उसे अप्रोच करने की कोशिश भी की थी। वह सोचने लगती है, जरूर विराट यहाँ मेरे लिए आया होगा। पार्टी में ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर जरूर वो मुझे देखकर मुझ पर फिदा हो गया होगा। ओह माय गॉड, कहीं मुझसे शादी का प्रपोजल रखने तो नहीं आ रहा। अरे यार, अंदर ही अंदर इलियाना शर्मा जाती है। उसके पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं। जयप्रकाश ने विराट के आने की सारी अरेंजमेंट करवा ली थी। विराट जल्दी ही उनके घर के दरवाजे पर पहुंचता है। जयप्रकाश तुरंत वहां आकर विराट के सामने थोड़ा पोलाइट होकर बोला, मिस्टर विराट सिंघानिया, मेरी सेक्रेटरी ने बताया कि आप आने वाले हैं। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। कैसे हैं आप? विराट हल्का सा अपना सर हिला देता है। उसके बाद जयप्रकाश ने कहा, प्लीज अंदर आइए। वह लोग विराट को लेकर घर के अंदर आ जाते हैं। जयप्रकाश ने विराट से कहा, प्लीज बैठिए। विराट अपने कोट का बटन खोलता है, थोड़ा सा पीछे हटता है और आराम से सोफे पर बैठ जाता है। उसका देखने का, चलने का और बैठने का हर स्टाइल लाजवाब था। इलियाना तो कुछ ज्यादा ही फिदा हो रही थी। उसने आगे जाकर विराट से कहा, हेलो मिस्टर सिंघानिया, हाउ आर यू? विराट इलियाना की तरफ एक नज़र मारता है। इलियाना चेहरे पर एक सेक्सी सी मुस्कान लिए उसे देख रही थी, मगर विराट को कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो उसे पूरी तरह इग्नोर करके जयप्रकाश की तरफ देखता है और बोला, मिस्टर जयप्रकाश चतुर्वेदी, मैं यहाँ आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर लेकर आया हूँ। विराट की बात सुनकर जयप्रकाश और बेला दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। इलियाना जाकर सोफे पर बैठ जाती है। बेला ने कहा, मिस्टर सिंघानिया, कहिए क्या ऑफर लेकर आए हैं आप? जयप्रकाश ने भी कहा, मेरे ख्याल से हमने पहले कभी साथ में बिजनेस नहीं किया।
आप ऐसे अचानक आ गए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अगर आपको मुझसे कोई बात करनी थी, तो आप मुझे बुला सकते थे। मैं आपके ऑफिस में आ जाता, आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? विराट ने जवाब दिया, मुझे जो काम करना है, उसके लिए मुझे आना ही जरूरी था, इसलिए मैं यहाँ आपसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज लेने आया हूँ। जयप्रकाश कुछ समझ नहीं पाया, ना ही बेला की कुछ समझ में आया। इलियाना भी समझने की कोशिश कर रही थी। इलियाना ने कहा, आप जैसे बिजनेसमैन को भला मेरे डैड से क्या चाहिए? विराट ने कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद कहा, मिस्टर चतुर्वेदी, सबसे पहले बदले में मैं आपको जो देना चाहता हूँ, उस पर नजर मार लीजिए। विराट अपने गार्ड की तरफ इशारा करता है और वह गार्ड हाथ में पड़ी हुई फाइल को जयप्रकाश के सामने टेबल पर रख देता है। जयप्रकाश फाइल उठाकर उसे देखने लगता है, उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। विराट जयप्रकाश को एक ऐसा ऑफर देता है जो उसके बिजनेस के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। वह कहता है, मिस्टर चतुर्वेदी, अगर आप मुझे वह चीज देने को तैयार हैं जो मैं आपसे मांगने आया हूँ, तो मैं आपके बिजनेस में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी कंपनी में 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करूंगा, जिससे आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकें और नए प्रोजेक्ट्स में एंटर कर सकें। इस इन्वेस्टमेंट के साथ मैं अपनी नेटवर्किंग और मार्केटिंग एक्सपर्टीज भी आपके बिजनेस में लाऊंगा। इससे आपकी कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और आपको नए क्लाइंट्स और बिजनेस डील्स हासिल करने में मदद मिलेगी। इससे आपके बिजनेस की ग्रोथ आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेजी से बढ़ेगी। यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आपकी किस्मत को बदल सकती है। जयप्रकाश हैरान होकर फाइल को देख रहा था। बेला और इलियाना भी काफी ज्यादा हैरान थीं। जयप्रकाश ने विराट की तरफ देखते हुए कहा, आपको बदले में मुझसे क्या चाहिए, मिस्टर सिंघानिया? एक सेकंड की चुप्पी के बाद विराट ने कड़क आवाज में जवाब दिया, आपकी बेटी। विराट की बात सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। इलियाना की तो आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे समझ में नहीं आता कि वह कैसे रिएक्ट करे। क्या यह आदमी घर में वाकई में उसके लिए प्रपोजल लेकर आया है? बेटी चाहिए का क्या मतलब? क्या ये शादी करने आया है? ओह माय गॉड! इलियाना बहुत ज्यादा शॉक में थी। अगर ऐसा है, तो उसकी किस्मत चमकने वाली है। अंदर ही अंदर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बेला भी हैरान थी और जयप्रकाश भी। विराट चुपचाप उनके बोलने का इंतजार कर रहा था। जयप्रकाश थोड़ा होश में आकर बोला, ये आप क्या बोल रहे हैं, मिस्टर सिंघानिया? आपका क्या मतलब है? आप मेरी बेटी लेने आए हैं? विराट ने थोड़ा सीधा बैठते हुए कहा, देखिए मिस्टर चतुर्वेदी, मुझे बात को गोल गोल घुमाना बिल्कुल पसंद नहीं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। मैं आपको ये सारी सुविधाएं, ये सारे ऑफर, ये सब कुछ जो अभी अभी आपने इस फाइल में देखा है, प्रोवाइड करूंगा। इससे बिजनेस में आपको काफी मदद मिलेगी। मैं जानता हूँ आपकी बिजनेस हिस्ट्री, बड़ी मुश्किल से आपकी कंपनी सरवाइव कर पा रही है और उसे इस वक्त मेरे सपोर्ट की हद से ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे बदले में सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे को उसकी मम्मा की ज़रूरत है और आपकी बेटी से उसे लगाव हो गया है। बेला और जयप्रकाश हैरान होकर इलियाना की तरफ देखते हैं, जिनकी आंखें बड़ी हो गई थीं। उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी थीं। क्या यह आदमी उसे अपने बच्चों की मां बनाने के बारे में सोच रहा है?
इलियाना को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जितना हैंडसम और पैसे वाला इंसान विराट सिंघानिया है, वो खुशी खुशी उसके 2 बच्चों की सौतेली मां बनने को तैयार थी। इलियाना ने थोड़ा अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए कहा, लेकिन मिस्टर सिंघानिया, ऐसे अचानक? विराट जयप्रकाश से बोला, डोंट वरी, वो मेरे घर में मेरे बच्चों की केयरटेकर बनकर रहेगी, जिसके लिए मैं उसे हर महीने 1 लाख रुपये सैलरी भी दूंगा। उसे बस मेरे बच्चों का ख्याल रखना है। ये सुनकर तो इलियाना के पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या यह मुझे अपने घर में अपने बच्चों की केयरटेकर बनाकर ले जा रहा है? यह क्या बोल रहा है? मुझे तो लग रहा था यह मुझसे शादी करने के लिए आया है। मैं आया कैसे बन सकती हूँ? मगर यह मौका भी इतना बुरा नहीं है। अगर मैं विराट को इम्प्रेस कर सकती हूँ, तो हो सकता है कि वो मुझसे शादी कर ले। तभी कल्याणी और सनम भी हॉल में आ जाते हैं। सनम और विराट एक दूसरे को देखते हैं। विराट को देखते ही सनम थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन सनम को देखकर विराट की आंखें उस पर ठहर जाती हैं। उसके दिल की धड़कनें अचानक तेज हो जाती हैं। बिल्कुल माया का चेहरा, 19-20 का भी फर्क नहीं। बिल्कुल माया जैसी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वाकई में हमशक्ल नाम की चीज होती है? इस वक्त तो अपनी आंखों के सामने जो देख रहा था, उसे देखकर विराट को विश्वास हो गया कि वाकई में हमशक्ल जैसा भी कुछ होता है। वरना इस लड़की की शक्ल इतनी माया से बिल्कुल नहीं मिलती। ये तो बिल्कुल माया लग रही थी। जयप्रकाश बोलने वाला होता है, मिस्टर सिंघानिया, मेरे ख्याल से आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मेरी बेटी केयरटेकर कैसे बन सकती है? आपका ऑफर तो बहुत अच्छा है, लेकिन तभी इलियाना ने कहा, हमें मंजूर है। हमें आपका ऑफर मंजूर है, मिस्टर सिंघानिया। इलियाना की बात सुनकर जयप्रकाश और बेला हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। बेला थोड़ा इलियाना के पास जाकर हल्का सा फुसफुसा कर बोली, ये तुम क्या बोल रही हो इलियाना? केयरटेकर कैसे बन सकती हो तुम? तुम तो खुद को नहीं संभाल सकती, तुम इसके बच्चों को कैसे संभालोगी? इलियाना ने अपनी माँ से कहा, मॉम, यह क्या बोल रही हैं आप? मैं खुद को क्यों नहीं संभाल सकती? और आप चिंता मत कीजिए। अरे, आप ये भी तो देखिए ना कि आदमी कितना हैंडसम और पैसे वाला है। और आपकी बेटी भी कम खूबसूरत नहीं है। और सोच कर तो देखिए, इस पूरी दुनिया में इसके बच्चों ने मुझे ही क्यों पसंद किया? क्योंकि शायद मेरी किस्मत में यही आदमी लिखा है। एक बार इसके घर में पहुंच गई, तो फिर अपने हुस्न के जाल में फंसा कर जल्दी ही शादी कर लूंगी। बच्चों का क्या है, मैनेज कर लूंगी। बेला ने फिर से धीमी आवाज में कहा, फिर भी एक बार फिर से सोच लो। तुम्हें इसके बच्चों को संभालना है। पक्का तुम ऐसा कर पाओगी? इलियाना ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, डेफिनेटली मॉम। आप हाँ कर दीजिए। उसके बाद बेला जयप्रकाश से धीमी आवाज में कुछ डिस्कस करती है। जयप्रकाश को भी ऑफर तो काफी अच्छा लग रहा था। वह भी अपनी बीवी के साथ कुछ डिस्कशन करने लगता है। मगर विराट की नजरें तो सनम से हटने का नाम ही नहीं ले रही थीं। उसकी नजरें ऐसे टिकी हुई थी जैसे चिपकी हुई हों। विराट को एहसास हो रहा था जैसे वह माया को देख रहा हो। हालांकि वह जानता था कि यह लड़की माया नहीं है, मगर फिर भी उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सनम की नजरें भी विराट पर जमी हुई थीं। वह सहमी हुई खड़ी विराट को देख रही थी,
मगर जल्दी ही अपनी नजरें और अपना सिर नीचे झुका लेती है। विराट के कानों में जयप्रकाश की आवाज पड़ती है, मिस्टर सिंघानिया, हमें आपका ऑफर मंजूर है, लेकिन मेरी बेटी को ये कब तक करना होगा? I mean, कितने दिन, कितने महीनों तक? विराट ने खड़ा होते हुए जवाब दिया, जब तक मैं चाहूंगा तब तक। और हाँ, आपकी बेटी को अभी चलना होगा मेरे साथ। अभी, इसी वक्त, मैं यहाँ उसे लेने आया हूँ। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। इलियाना हैरान होकर बोली, क्या, अभी, इसी वक्त? फिर कुछ सोचते हुए इलियाना ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप चाहते हैं अभी, तो अभी सही। मैं अभी अपना कुछ सामान लेकर आती हूँ, उसके बाद चलती हूँ आपके साथ। इलियाना वहां से जाने लगती है कि तभी विराट की आवाज सुनकर उसके कदम रुक जाते हैं। वेट, इलियाना कंफ्यूजन में विराट की तरफ देखती है। तो विराट कहता है, तुम क्यों मेरे साथ चलोगी? वो लड़की मेरे साथ जाएगी। मैं यहाँ उसे लेने आया हूँ, तुम्हें नहीं। विराट ने अपनी उंगली उठाकर सनम की तरफ इशारा किया। ये देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। विराट ने जैसे ही अपनी उंगली का इशारा सनम की तरफ किया, सबकी आंखें फट गई, खास करके सनम की। बेला और जयप्रकाश तुरंत सोफे से खड़ी होकर चिल्लाए, क्या? इलियाना भी शॉक हो गई, उन सब के ऐसे रिएक्शन देखकर। विराट ने अपने आईब्रोज ऊपर उठा ली। वह सबको देख रहा था। उसके बाद विराट ने थोड़ा नॉर्मल होते हुए कहा, क्या हुआ? मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे ख्याल से मैंने जो भी बोला है, बहुत साफ सुथरे तरीके से और क्लियर बोला है। मैंने आपको जो ऑफर दिया है, उसके बदले में मुझे आपकी बेटी चाहिए, मिस्टर चतुर्वेदी। क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम है? जयप्रकाश ने थोड़ा होश में आते हुए कहा, लेकिन मिस्टर सिंघानिया, आपने मेरी बेटी का नाम लिया और मेरी बेटी यह है, वो नहीं। जयप्रकाश ने इलियाना की तरफ इशारा किया और इलियाना ने भी तुरंत हाँ में अपना सिर हिला दिया। ये सुनकर विराट हल्का सा हैरान हो गया। वह सनम की तरफ देखने लगा, जो हैरान होकर उसे देख रही थी। उसके बाद उसने भी अपनी नजरें झुका लीं। बेला विराट से बोली, हमारी एक ही बेटी है, इलियाना। वह तो हमारे घर की नौकरानी है। ये सुनकर विराट और भी हैरानी से बोला, क्या? नौकरानी? लेकिन मुझे तो पता लगा कि। विराट एकदम से चुप हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या उसे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, वो वाकई में सही है या गलत। उसके बाद इस चीज को इग्नोर करते हुए विराट ने कहा, फॉरगेट इट, शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई। आई एम सॉरी, पर मुझे वही लड़की चाहिए। ये सुनकर इलियाना चौंकते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक मामूली से 2 कौड़ी की नौकरानी को आप अपने बच्चों की मॉम क्यों बनाना चाहते हैं? कल्याणी का हाथ पकड़कर सनम घबराकर थोड़ा सा उसके पीछे हो जाती है। कल्याणी भी सनम के हाथ पर अपना हाथ रख उसे हौसला देने की कोशिश करती है, पर घबराहट उसे भी हो रही थी। अब पता नहीं मासूम सी बच्ची के साथ क्या होना बाकी है। विराट ने इलियाना से कहा, वॉच योर लैंग्वेज, मिस चतुर्वेदी। मैं उसे अपने बच्चों की मॉम नहीं बना रहा हूँ। उसे सिर्फ केयरटेकर बनाने की बात कर रहा हूँ। उसके बच्चों की मॉम और वह भी माया के अलावा कोई दूसरी लड़की। ये सुनकर सोचकर ही विराट की आंखों में गुस्सा उतर आता है। उसके बच्चों पर उसका और उसकी माया का हक है, किसी और का नहीं। अगर वह यहाँ पर है,
तो सिर्फ अकाया की जिंदगी की वजह से। अगर अकाया ने जिद ना की होती और उसकी हालत इतनी खराब नहीं होती, तो वह जिंदगी में कभी माया जैसी दिखने वाली इस लड़की को अपनी आंखों के सामने नहीं आने देता। क्या हुआ अगर इसके पास शक्ल उसकी माया की है? ये लड़की उसकी माया नहीं है, कहीं से भी नहीं है, और हो ही नहीं सकती। उसकी माया दुनिया में सबसे अलग थी। जयप्रकाश अपना गला साफ करते हुए विराट से बोला, आई एम सॉरी मिस्टर सिंघानिया, पर आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। सनम हमारे घर की नौकर है। हम इसे ऐसे आपको नहीं दे सकते। आप एक नौकरानी का क्या करेंगे? इलियाना ने भी जवाब दिया, या एग्जैक्टली मिस्टर सिंघानिया। आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपका एक क्लास है, स्टैंडर्ड है। तो आपके बच्चों के लिए केयरटेकर भी एक हाई क्लास लड़की होनी चाहिए, ना कि इस जैसी गूंगी गंवार। ये तो गूंगी है, बोल तक नहीं सकती। ये सुनकर अचानक विराट थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, क्या ये बोल नहीं सकती? उसके बाद विराट सनम की तरफ देखता है, जो घबराई हुई थी। वो एक औरत के पीछे खड़ी हुई थी। उसकी आंखें नजर आ रही थीं, जो झुकी हुई थीं। चेहरे पर डर भी नजर आ रहा था। क्या वाकई में ये लड़की बोल नहीं सकती? क्या ये गूंगी है? बेला ने जवाब दिया, जी मिस्टर सिंघानिया, इलियाना बिल्कुल सही कह रही है। इस गूंगी गंवार को अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हो आप, जब मेरी बेटी आपके साथ चलने को तैयार है? ट्रस्ट मी, वह आपके बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकती है। कुछ देर हैरानी में रहकर विराट थोड़ा होश में आता है और फिर उन लोगों की तरफ देखकर कहता है, मुझे आपकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे वही लड़की चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो ठीक है, वरना इस दुनिया में केयरटेकर बनने के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। मुझे तो कोई और लड़की मिल भी जाएगी, मगर आपको आपका बिजनेस एक्सपेंड करने की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दोबारा कभी नहीं मिलेगी। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, सोच लीजिए और डिस्कस कर लीजिए। विराट अपनी जगह पर बैठ जाता है, मगर उसकी नज़रें ना चाहते हुए भी बार बार सनम की तरफ जा रही थी, जो डरी सहमी सी उस औरत के पीछे खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में बहुत ज्यादा डर और मासूमियत नजर आ रही थी। दूसरी तरफ जयप्रकाश बेला एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जयप्रकाश ने धीमी से आवाज में बेला से कहा, अब क्या करें? बेला ने जवाब दिया, करना क्या है, मना कर दो, और क्या हमारी बेटी की जगह उसे गूंगी गंवार को भेजें? बिल्कुल भी नहीं। जयप्रकाश ने थोड़ी अनोइंग आवाज में मगर हल्का सा बहुत धीमी से कहा, पागल मत बनो बेला, जानती भी हो क्या बोल रही हो। अरे सनम, अगर हमें प्रॉफिट करवा रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और वैसे भी हमारी बेटी किसी के बच्चों की आया थोड़ी ना बनेगी। मिस्टर विराट सिंघानिया बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके साथ जुड़कर हमारी कंपनी भी बहुत अच्छा कर सकती है। हम 22 लोगों की गिनती में आ सकते हैं। हमारा छोटा सा बिजनेस अगर इनके साए के नीचे आ गया तो हम सक्सेस की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। वैसे भी वो लड़की हमारे किसी काम की नहीं, मगर यहाँ उसने हमारे जाने अनजाने बहुत बड़ी मदद की है। हमें मिस्टर सिंघानिया के ऑफर को मान लेना चाहिए। ये सुनकर तो बेला भी थोड़ा सोच में पड़ जाती है और फिर कहती है, बोल तो आप बिल्कुल सही रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी इलियाना उनके पास आकर बोली, मॉम डैड, वह लड़की मेरी जगह पर बिल्कुल नहीं जाएगी। वह ऐसे कैसे विराट के घर में घुस सकती है? उसके बच्चों की मां बन सकती है? बिल्कुल नहीं। बेला ने इलियाना को आकर दिखाते हुए कहा, तुम चुप रहो,
हमने फैसला कर लिया है, सनम मिस्टर सिंघानिया के साथ जाएगी। ये सुनकर इलियाना की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह कहती है, क्या क्या बोल रही हो? मेरी जगह वह लड़की कैसे ले सकती है? बिल्कुल नहीं, जयप्रकाश ने कहा। बेवकूफ़ी मत करो इलियाना। हमारे बिजनेस को इस वक्त मिस्टर सिंघानिया के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर उस लड़की की वजह से हमें इतना फ़ायदा हो रहा है, तो पीछे हटना या मना करना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ये तो वही बात हो जाएगी कि लक्ष्मी घर पर आई और हमने दरवाजे बंद कर लिए। इलियाना बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी बेला बोल पड़ी, तुम्हारे डैड बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस तरह से घर आई लक्ष्मी का अपमान नहीं करते। वो लड़की वैसे भी हमारे किसी काम की नहीं है, उसकी वजह से हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है। हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। इलियाना मुंह बना लेती है। उसे सनम से बहुत जलन हो रही थी। वह सोच रही थी, आखिर वह विराट के करीब कैसे रह सकती है। उसके करीब तो उसे रहना चाहिए। वह कितनी खूबसूरत और फैशनेबल है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विराट इस गवार और बहनजी टाइप नौकर लड़की को अपने घर क्यों लेकर जा रहा है। अपने बच्चों की मां बनने के लिए उसे भी तो लेकर जा सकता है। विराट ने खड़ा होते हुए कहा, ऑलराइट, आप लोगों का 1 मिनट खत्म हो चुका है। आप लोगों ने क्या फैसला किया है? ये लड़की मेरे साथ जा रही है या नहीं? तभी जयप्रकाश ने कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। आप कोई ऑफर लेकर हमारे घर आए हैं। हमारी औकात ही क्या है कि हम आपको मना कर सकें। आप इस लड़की को लेकर जा सकते हैं, मगर आपने जो हमें ऑफर दिया है, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने का और हमें ग्रो करने में फाइनेंशियल सपोर्ट करने का, क्या आप उसे निभाएंगे? जयप्रकाश ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, क्योंकि वह इस आदमी को ऑफेंड नहीं करना चाहता था। बिजनेस की दुनिया में सब जानते थे कि विराट सिंघानिया कितना शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है। एक बार कोई उसके हाथ चढ़ जाए तो बर्बाद हुए बिना नहीं रहता। विराट ने जयप्रकाश से इतना कहा, मैं अपनी कही बात पर कभी पीछे नहीं हटता। जो मैंने ऑफर आपको दिया है, वह जरूर आपको मिलेगा। उस लड़की को बोलिए, तैयार हो जाए। उसे अभी मेरे साथ जाना है। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। 5 मिनट से ज़्यादा मैं यहाँ 1 सेकंड नहीं रुकूंगा। जयप्रकाश और बेला ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। बेला ने कहा, अब चिंता मत कीजिए, मैं अभी उसे बोल देती हूँ। ये कहकर बेला अपनी महंगी साड़ी को संभालते हुए आगे बढ़ती है और जाकर कल्याणी और सनम के पास खड़ी हो जाती है। सनम काफी घबराई हुई कल्याणी के पीछे छुपी हुई थी। चेहरे पर एक नकली सी मुस्कान के साथ बेला ने कहा, सनम, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हें मिस्टर सिंघानिया के साथ जाना है। कल्याणी थोड़ा चौंक जाती है। सनम कल्याणी के कपड़ों को और जोर से पकड़ लेती है। कल्याणी महसूस कर सकती थी कि सनम कितनी डरी हुई है। उसने बेला से कहा, मैडम, इसके जाने की क्या जरूरत है? यह अभी छोटी बच्ची है, इसे क्यों भेज रही हो? बेला ने अपनी आंखें दिखाते हुए कल्याणी से कहा, नौकर होकर हद से ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम। चुपचाप खड़ी रहो। इसके बाद बेला सनम की तरफ देखकर थोड़ी सी कड़क मगर धीमी आवाज में बोली, एक गूंगी गवार, ज्यादा नखरे मत कर, वरना यहीं खाल उधेड़ दूंगी तुम्हारी। तैयार हो जा, तुम्हें मिस्टर सिंघानिया के साथ जाना है।
आज से तुम उनके साथ ही रहोगी और उनके बच्चों की देखभाल करोगी। सनम घबरा कर ना में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि पता नहीं क्यों, पर उसे विराट से काफी डर लग रहा था। सनम की हरकत देखकर बेला का दिमाग खराब होने लगता है। वह थोड़ा ऑकवर्ड होकर विराट की तरफ देखकर बोली, मैं अभी इसे तैयार करके लेकर आती हूँ। इसके बाद बेला सनम का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है। सनम बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके हाथ पर बेला की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके नाखून सनम की त्वचा में छुप गए थे। सनम को दर्द हो रहा था, मगर वह कुछ नहीं बोल ही नहीं सकती थी। कमरे में ले जाने के बाद बेला तुरंत उसे धकेलकर नीचे गिरा देती है और दरवाजा बंद कर देती है। बेला ने सनम से कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ। सनम ने ना में अपना सर हिला दिया और हाथ जोड़कर रोने लगी, जैसे भीख मांग रही हो कि वह नहीं जाना चाहती। बेला अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए गुस्से में बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम मेरी बात नहीं मानोगी। लगता है तुम्हें खुराक की जरूरत है। रुको, मैं अभी बताती हूँ। बेला इधर उधर देखती है। स्टोर रूम में कुछ टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा हुआ था। वहीं से वह एक लकड़ी का टुकड़ा उठाती है, जो शायद किसी फर्नीचर से निकल गया था और थोड़ा नुकीला भी था। सनम बहुत ज्यादा घबरा जाती है। बेला सनम के पास आकर उसे आखिरी बार पूछते हुए बोली, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम जा रही हो या नहीं? सनम रोने लगती है। बेला का दिमाग खराब हो जाता है। वो लकड़ी को कसकर अपने हाथ में पकड़ती है और वहीं सनम की धुलाई शुरू कर देती है। बेला सनम को बहुत ज्यादा मारती है। सनम, जो बेचारी बोल तक नहीं सकती थी, चिल्ला भी नहीं पा रही थी, बस मार खा रही थी। वैसे तो उसके लिए मार खाना रोज का काम हो गया था, लेकिन थी तो वह भी इंसान ही। दर्द तो उसे भी हो रहा था, मगर बेला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो एकदम पत्थर दिल हो गई थी। उसने सनम को इतना मारा कि उसका पूरा शरीर दर्द से तड़पने लगा। तभी कल्याणी वहां पहुंच जाती है। सनम को ऐसी मार खाते हुए देखकर वह ऊपर से नीचे तक कांप जाती है। वह तुरंत बेला के पैर पकड़ते हुए बोली, मैडम, प्लीज ऐसा मत कीजिए। प्लीज शांत हो जाइए, मत मारिए इसे, यह मर जाएगी। बेला रुक जाती है। मारते मारते उसकी सांसें भी फूलने लगी थीं। उसके माथे पर पसीना आ गया था। वह कल्याणी से बोली, चुपचाप 2 मिनट में इसे तैयार करके नीचे लेकर आओ। अगर यह नीचे नहीं आई तो आज ये जिंदा नहीं बचेगी। आज या तो यह मिस्टर विराट सिंघानिया के साथ जाएगी, या फिर इस घर के पीछे के बैकयार्ड में इसकी लाश दफन होगी। ये धमकी देकर बेला वहां से चली जाती है। सनम जमीन पर पड़ी हुई थी, रो रही थी। उसकी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि अभी अभी उसे जबरदस्त तरीके की मार पड़ी थी। बेला के जाते ही कल्याणी दरवाजा बंद करती है और सनम के पास आकर उसके आंसुओं को पोंछती है। सनम उसके गले लग जाती है और सुबक सुबक कर रोने लगती है। कल्याणी बेचारी सनम की हालत को समझ रही थी। उसने सनम से कहा, चली जाओ बेटा, वरना ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सनम घबराकर ना में अपना सर हिला देती है। कल्याणी एक गहरी सांस लेकर बोली, वो तुम्हें अपने बच्चों की देखभाल के लिए लेकर जाना चाहता है। इन लोगों से कम तुम्हारा पीछा छूटेगा। चले जाओ उसके साथ, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम नहीं गई तो ये लोग।
पक्का तुम्हें जान से मार डालेंगे। सनम रोने लगती है। वह जाना तो नहीं चाहती थी, पर कल्याणी आंटी की बात में भी दम था। अगर वह नहीं गई तो ये लोग उसे गुस्से में सच में जान से मारकर पीछे दफना सकते थे। विराट हॉल में बैठा हुआ था, उसकी नजरें उस तरफ थीं, जहां से सनम गई थी। बेला ने विराट के पास आकर कहा, वह बस आ रही है। आप प्लीज थोड़ा इंतजार कीजिए। विराट ने अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसे लेकर आओ, और भी बहुत काम है मुझे करने के लिए। विराट डेस्परेट इसलिए हो रहा था क्योंकि वह सनम को जल्दी से जल्दी अकाया के पास लेकर जाना चाहता था। अकाया ने शायद अभी तक कुछ नहीं खाया होगा, उसके बेटे को इलाज की जरूरत है और सनम ही उसमें मदद कर सकती है। उसे अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि वह अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। जल्दी ही सनम को बाहर लाया जाता है। उसने अब थोड़े ठीक कपड़े पहने थे, ऊपर से नीचे तक ढके हुए थे, फटे हुए नहीं थे, पर पुराने जरूर थे। अपना सर झुकाकर सनम चुपचाप खड़ी हुई थी। विराट खड़ा होता है और फिर जाने के लिए पलटता है, मगर सनम वहीं पर खड़ी रहती है। विराट पलटकर सनम की तरफ देखता है, जो अपनी जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी थी। ये देखकर विराट को थोड़ी सी इरिटेशन होती है। वह सनम से बोलता है, चलना है या नहीं? मेरा वक्त बर्बाद मत करो। अचानक जयप्रकाश तुरंत आकर बोला, अब चलिए सर, हम इसे गाड़ी के पास लेकर आ रहे हैं। विराट इरिटेशन में अपना चश्मा पहनता है और वहां से चला जाता है। जयप्रकाश सनम के पास आकर बड़ी बेदर्दी से उसके गालों को हाथ में दबाकर बोला, देखो, अगर कहीं भी कोई नाटक करने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत बड़ा ऑफर दिया है इन्होंने तुम्हारे बदले, इसीलिए जैसा वह बोले वैसा करना, समझी? सनम को दर्द हो रहा था, आंसू निकल रहे थे, पर वह चुपचाप खड़ी हुई थी। इलियाना को इरिटेशन हो रही थी, जलन हो रही थी। भले ही केयरटेकर के रूप में, मगर सनम विराट के आसपास कैसे रह सकती है? उसे रहना चाहिए। कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उसके लिए। अगर वह विराट के साथ चली जाती, तो विराट के साथ में जाने कितना वक्त उसे बिताने को मिलता। हो सकता है वह उसे अपने प्यार में गिराने में कामयाब हो जाती और फिर मिसेज विराट सिंघानिया बन जाती। मगर सनम ने बाजी मार ली, और यह चीज इलियाना को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। थोड़ी देर में वे लोग सनम को विराट की गाड़ी के पास लेकर आते हैं। विराट गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। उसने एक बटन दबाया और गाड़ी के दरवाजे खोल दिए। जयप्रकाश गाड़ी का दरवाजा सनम के लिए खोलता है। सनम एक आखिरी बार उम्मीद भरी नजरों से उनकी तरफ देखती है, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा देखकर चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। विराट ड्राइवर सीट पर बैठा था। सनम पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। जाते जाते हुए एक आखिरी बार कल्याणी आंटी की तरफ देखती है और बेचारा सा मुंह बनाती है, जो वहां पर खड़ी हुई थी, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके बाद विराट गाड़ी के शीशे ऊपर चढ़ा लेता है और गाड़ी वहां से चली जाती है। विराट चुपचाप गाड़ी चला रहा था। सनम बैठी हुई थी, मगर उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। विराट के एक्सप्रेशंस बहुत ठंडे थे। सनम ने अपने आंसुओं को पोंछा और चुपचाप बैठी रही। विराट कभी कभी नजर चुरा कर सनम की तरफ देखता है। ये लड़की बिल्कुल उसकी माया की तरह दिखती थी, सचमुच।
इसलिए तो लाख खुद को रोकने के बाद भी, लाख कोशिश करने के बाद भी, खुद को लाख समझाने के बाद भी विराट उसे देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसे देखकर उसे माया की याद आ रही थी और माया को याद करते ही उसका दिल जैसे टुकड़ों में टूट रहा था। चलती हुई गाड़ी में से विराट काफी ठंडी आवाज में सनम से बोला, मैं तुम्हें घर लेकर जा रहा हूँ। आज से तुम मेरे बच्चों की केयरटेकर हो, लेकिन उससे पहले कुछ बातों को अच्छे से समझ लो। सनम चुपचाप अपनी सीट पर बैठी हुई विराट की बातें सुन रही थी। वो नजर उठाकर देखने तक की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ऊपर से विराट की ठंडी आवाज उसके रोंगटे खड़े कर रही थी। उसका बदन थरथरा रहा था। विराट ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं। एक खुशी है, 8 साल की है, और अकाया 5 साल का है। अकाया वही लड़का है जिसे क्लब में तुमने बचाया था। विराट की बात सुनकर सनम को याद आता है वह छोटा सा बच्चा जो डरा हुआ सा एक कमरे में बैठा था और उसे देखकर उससे चिपक गया था, फिर उसकी बाहों में ही बेहोश हो गया। क्या यह आदमी उसे बच्चों के लिए लेकर जा रहा है? विराट सनम से बोला, अकाया बहुत छोटा है। 3 साल पहले उसकी मॉम इस दुनिया से चल बसी थी, इसलिए वह उसे बहुत याद करता है। शायद इसीलिए उसने गलती से तुम्हारे अंदर अपनी मॉम को देख लिया। मगर कभी भी खुद को गलती से भी उसकी मॉम मत समझने लग जाना, क्योंकि तुम उसकी मॉम नहीं हो। ये बोलकर विराट स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ को थोड़ा मजबूत कर लेता है और उसके एक्सप्रेशंस डार्क हो जाते हैं। सनम चुपचाप बैठी हुई थी। विराट ने कहा, तुम्हें जिस काम की कीमत मिलेगी, सिर्फ वही काम करना है। तुम्हें मेरे बच्चे के आसपास रहना है, उसे खुश रखना है, जब तक वह थोड़ा नॉर्मल, थोड़ा ठीक नहीं हो जाता। तुम्हें उसकी केयर करनी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फालतू उसके दिल में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश भी मत करना, सुना तुमने? विराट ने सनम की तरफ देखा। सनम चुपचाप हाँ में अपना सर हिला देती है और उसके बाद वह अपनी गाड़ी लेकर अपने बंगले की तरफ चला जाता है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड कंटिन्यू करूं तो कमेंट करें।